नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में मिशन 29 के लिए बीजेपी ने आज 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के साथ ही अपने 29 खिलाड़ियों को चुनावी मैदान में उतार दिया, जबकि कांग्रेस अपने प्लेइंग 11 से एक खिलाड़ी कम यानी कि 10 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर चुकी है। तो यही है आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी अपडेट। बीजेपी कांग्रेस में ये जो राय मशवरे के बाद मंथन हुआ और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने बाकी बचे 5 नामों पर भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। कुल 72 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। अब मैं आपको एक एक करके नाम बता देता हूं। देखिए, 2 जो मौजूदा सांसद हैं, अनिल फिरोजिया उज्जैन और इंदौर सीट से शंकर लालवानी, ये मालवा के 2 विशेष गढ़ इंदौर और उज्जैन, यहां से मौजूदा सांसदों को ही वापस से टिकट दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या बीजेपी उज्जैन और इंदौर से प्रत्याशियों को बदलेगी, तो ऐसा नहीं हुआ। प्रत्याशी नहीं बदले गए, मौजूदा सांसदों को टिकट वापस से दे दिया गया। अब आ जाइए बालाघाट। बालाघाट से डॉक्टर भारती पारधी को बीजेपी ने टिकट दिया है, जबकि धार से सावित्री ठाकुर को टिकट दिया गया है। नारी शक्ति, 2 नारी शक्ति को मैदान में उतारा है इन 5 कैंडिडेट में से। अब छिंदवाड़ा पहुंचिए, वही छिंदवाड़ा जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, उनके बेटे नकुल नाथ को कांग्रेस ने टिकट दिया। नकुल नाथ के सामने बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतार दिया। विवेक बंटी साहू कौन है, उन्हें आप जानते हैं? नहीं जानते तो हम बता देते हैं। कमलनाथ के अगेंस्ट में विवेक बंटी साहू चुनाव लड़ चुके हैं। यही विधानसभा चुनाव हार का सामना करना पड़ा था। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए। उज्जैन से, जैसा कि मैंने आपको बताया, मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया को वापस रिपीट किया। इंदौर से शंकर लालवानी पर फिर से भरोसा जताया है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश की जिन 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें 2 नारी शक्ति, 2 महिला प्रत्याशी हैं। धार से सावित्री ठाकुर, बालाघाट से भारती पारधी। धार से बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर वर्तमान में आदिवासी महिला विकास परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री हैं और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं। 2003 में जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष 2004 में रहीं। 2010 की बात करें तो जिला उपाध्यक्ष रहते हुए संगठन में सक्रिय रहीं। 2013 में कृषि उपज मंडी समिति धामनोद की डायरेक्टर बनी। 14 में सांसद बनी। 2019 में टिकट कट गया। बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी वर्तमान में नगर पालिका में पार्षद हैं। पूर्व में एक बार जिला पंचायत सदस्य, एक बार बीजेपी उपाध्यक्ष, 2 बार महामंत्री, महिला मोर्चा में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, एक बार कार्य समिति सदस्य प्रदेश रह चुकी हैं। पहली लिस्ट में 4 महिला कैंडिडेट थी। इस तरह बीजेपी ने एमपी की 29 सीटों से 6 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अब अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो आपको याद होगा कि बीते दिनों केसी वेणुगोपाल, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने 43 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें मध्य प्रदेश से 10 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया था, जिसमें छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, सतना से मौजूदा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर पटेल, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार और मंडला से ओमकार सिंह मरकाम, ये भी मौजूदा विधायक हैं। भिंड से फूल सिंह बरैया, ये भी मौजूदा विधायक हैं। धार से राधेश्याम मुबेल को प्रत्याशी बनाया गया। देवास से राजेंद्र मालवीय, खरगोन से पोरलाल खरते को टिकट मिला। ये विश्लेषण, ये पूरी बात हो गई बीजेपी और कांग्रेस के कौन कौन से मौजूदा उम्मीदवार हैं उनको लेकर। अब एक बार फिर से, अगर 29 सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। बड़ी बड़ी सीटों की बात करें तो जिसमें विदिशा है, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। भोपाल एक बड़ी सीट है, भोपाल से आलोक शर्मा, जो कि पहले महापौर रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। और ये फिलहाल आप अपने स्क्रीन पर कांग्रेस के कैंडिडेट की सूची देख पा रहे हैं।
सीधी से कमलेश्वर पटेल और एक ओबीसी चेहरा है सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक रह चुके गणेश सिंह को ही चुनावी मैदान में हराए और सिद्धार्थ कुशवाहा का सामना उन्हीं गणेश सिंह से विधानसभा के बाद लोकसभा में, तो गणेश सिंह के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। धार से राधेश्याम मोबेल को कांग्रेस ने टिकट दिया, देवास से राजेंद्र मालवीय को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और अब बात करें देवास के बाद तो बैतूल रामू टेकाम एक आदिवासी चेहरा, रामू टेकाम कमलनाथ के काफी करीबी भी माने जाते हैं और रामू टेकाम को वहाँ की राजनीति का भी अच्छा अनुभव है और जमीन के नेता कहे जाते हैं। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार को टिकट दिया है। और बात करें ओमकार सिंह मरकाम की, पूर्व मंत्री मौजूदा समय में विधायक ओमकार सिंह मरकाम मंडला से चुनाव लड़ेंगे। क्या एक आदिवासी चेहरे के सामने आदिवासी चेहरा उतारने से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? पोरलाल खरते जो कि खरगोन से चुनाव लड़ेंगे। भिंड से फूल सिंह बरैया अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मौजूदा समय में विधायक हैं, जनता ने उन्हें चुना है। तो ये बात हो गई कांग्रेस के प्रत्याशियों की। 10 प्रत्याशी कांग्रेस के और 29 प्रत्याशी बीजेपी के घोषित हो चुके हैं। मालवांचल के 2 अहम क्षेत्र कहे जाते हैं, उज्जैन और दूसरा क्षेत्र इंदौर। तो इंदौर से शंकर लालवानी ही चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखिए 24 सीटों का जब ऐलान हुआ था उस वक्त कौन कौन प्रत्याशी थे वो भी देख लीजिए। वीडी शर्मा खजुराहो से मौजूदा सांसद हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। राहुल लोधी, ये नाम दमोह से लोगों को हिट किया था कि राहुल लोधी के नाम पर उपचुनाव लड़ा गया था, कांग्रेस से लेकर आए थे, लेकिन राहुल लोधी को अजय टंडन दमोह से हरा देते हैं, पर बीजेपी उनको संभाले रहती है। बीजेपी कहती है कि नहीं कुछ अच्छा देंगे। अब देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव में राहुल लोधी को टिकट नहीं मिला, जयंत मलैया को वहां से टिकट मिला था और राहुल लोधी को अब वहां से दमोह से बीजेपी ने सांसद का टिकट दिया है। लता वानखेड़े ये सागर से मैदान में। वीरेंद्र खटीक केंद्रीय मंत्री, एक बड़ा चेहरा वीरेंद्र खटीक, अपने उनको टिकट दिया गया है। गणेश सिंह सतना से मौजूदा सांसद हैं, कई बार के सांसद, लेकिन विधानसभा चुनाव हार गए थे। जनार्दन मिश्रा जो कि मौजूदा सांसद रीवा से हैं, इन्हें टिकट दिया गया। आशीष दुबे एक नया नाम जबलपुर से। राकेश सिंह अनवरत कई बार यहां से चुनाव जीतते आए थे। राकेश सिंह और जबलपुर एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे और यही वो वजह है कि बीजेपी के आप कैंडिडेट देखिए, भारत सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नाम, मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री भी हैं, एक बड़ा नाम। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट, यही वो गुना सीट है जिससे वो चुनाव लड़ा करते थे। हालांकि 2019 में आपको याद होगा डॉक्टर केपी यादव जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराया था। तो चलिए अब इन सब प्रत्याशियों के नाम के बाद हम रुख करते हैं औद्योगिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर का। नाज हमारे साथ जुड़ चुकी है। नाज, जैसा कि इस बार कैलाश विजयवर्गीय मंच पर कह रहे थे किसी महिला कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, कोई केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये बीजेपी है हिट आउट करती है अपने ही तरीके से। अगेन शंकर लालवानी को वापस से भरोसा जताया, जाइए चुनाव लड़िए। बिल्कुल, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने शंकर जी पर अपना भविष्य आजमाया। हम सीधे बात कर लेते हैं शंकर जी से। बिल्कुल, शंकर जी का क्या कहना है कि एक बार फिर से शंकर जी हम लोग लाइन है, भाजपा पार्टी ने एक बार फिर से आपके ऊपर भरोसा जताया, क्या कहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के पूरी संगठन का धन्यवाद और हम सब कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता कड़ी मेहनत के साथ हमारे पार्टी के नेताओं के मार्गदर्शन नेतृत्व में इंदौर की जनता के आशीर्वाद से एक नया इतिहास बनाएंगे। शंकर जी, उम्मीद जताई जाती थी कि पहले ही लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, फिर कहीं ना कहीं हुआ लगा कि महिला सीट हो जाएगी, आखिरकार फिर आपके नाम की आज घोषणा हो गई। मुख्यमंत्री जी भी आज यहाँ पर थे, कि इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय रहता है और जो निर्णय कार्यकर्ताओं के बारे में लेते हैं हम सब उसी पे आगे चलते हैं। उन्होंने निर्णय लिया, हम इंदौर के अब विकास को लेकर अब क्या विजन और है आपका, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने पिछले मोदी जी के कार्यकाल में इंदौर में जिस प्रकार तेजी से विकास हुआ है, अगर मैं कहूँ कि इंदौर और इंदौर के आसपास 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, इंदौर उम्मीदों का शहर है और इंदौर का नाम पूरे देश की दुनिया में चर्चा में आता है। तो इंदौर का विकास बहुत हुआ है। हम सब मिलके आने वाली पीढ़ी को, आने वाले 50 साल को इंदौर कैसा हो, सब मिलके उस पर काम करेंगे।
एक नई पीढ़ी के लिए नया इंदौर देखे जाएंगे। इतना ही आ जाए। मुझे लगता है कि हाँ, आ जाए, इंदौर जितना आ अपने जाए। आप में ऐसा दौर है जो अपनी विरासत को समेटे रहता है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ता है। कई तरह की बयानबाजी भी आई थी आपको लेकर। नहीं, मैं उसके बारे में प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। सब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। जी, एक मिनट। विवेक जी, आपका कोई नाज, स्पेशल मेरा कोई एक हो? सवाल जरूर शंकर जी से पूछिएगा। एक बार फिर से उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। निसंदेह इंदौर बीजेपी का गढ़ है, वो इस बार निसंदेह चुनाव फिर से जीतेंगे। क्या लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने काम से भी चौंकाते हैं, एक्शन से भी चौंकाते हैं। मोदी कैबिनेट में क्या शंकर लालवानी एक नाम होगा जो इंदौर से एक गिफ्ट के तौर पर जुड़ सकता है, क्योंकि चौंकाने वाली पार्टी है ये। शंकर जी, हमने हमेशा देखा है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ही कुछ न कुछ अलग हटके और चौंकाने वाले काम करते हैं, चाहे प्रत्याशियों का नाम हो या अचानक कोई घोषणा हो। हमको ये क्या सब बोल रहे हैं कि निश्चित ही आपकी जीत इस बार भी पूरी तरह से शानदार जी संभव हो, तो क्या कैबिनेट में आपका नाम शामिल रहेगा? देखिए, ये मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी किस कार्यकर्ता को क्या जवाबदारी दे, वो जवाबदारी के हिसाब से हम आगे काम करेंगे। मैं इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार का क्षेत्र था और इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं। कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का जरूर काम करता रहूंगा। उम्मीद कितनी है कि कितने वोट से? पहले हमने यहाँ रिकॉर्ड बनाया था लगभग 5,53,000, साढ़े 5 लाख का। इस बार जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, हमारे पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम नया इतिहास बनाएंगे। तो विवेक जी, और कोई सवाल आपका? बिल्कुल। और नाज, शंकर लालवानी जी से एक ये भी बोलिए कि इंदौर वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, सबसे स्वच्छ शहर के लोगों के लिए आज दूसरी बार टिकट मिलने के बाद। शंकर जी, बस एक और सवाल है। इंदौर चूंकि सबसे स्वच्छ शहर है, इंदौर वासियों को आप क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? मैं इंदौर वासियों को यही कहूंगा कि जिस प्रकार आपका आशीर्वाद और प्यार भारतीय जनता पार्टी पर रहा है, मोदी जी पे आपका विश्वास रहा है, उसी विश्वास को हम आगे ले जाकर इंदौर को तेजी से आगे ले जाएंगे। और मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी की झोली में लाखों मतों से उनको विजय बनाए। इंदौर एक नया इतिहास बनाएगा। तो बिल्कुल, शंकर लालवानी बिल्कुल। जी का यही कहना है कि इंदौर नया इतिहास बनाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार रोड कनेक्टिविटी को लेकर काम हो रहा है, एयर कार्गो को लेकर काम हो रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट जी को जी लेकर जी काम हो रहा है, जी तो शहर एक नई इबारत लिख रहा है जी। विवेक जी। और कहीं ना कहीं नाज, ये जो बात है वो शंकर लालवानी के चेहरे पर भी दिख रही थी कि टिकट एक बार फिर से मिल गया है। वन ऑफ द सेफेस्ट सीट है इंदौर, यानी कि वो मान रहे कि सांसद तो हम बन चुके हैं, मतदान हो जाने दीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए बस। बिल्कुल विवेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि शंकर लालवानी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो यही जता रही है कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। 2019 की हम बात करें तो इंदौर ने निश्चित ही एक इतिहास रचा था और करीब 5.5 लाख बहुत वोट बहुत शुक्रिया मैं करूंगा नाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शंकर लालवानी जी हमारे साथ जुड़े थे एक्सक्लूसिव, जिन्होंने एक बार फिर से अपनी जीत का दावा किया है। अब कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, हमारे साथ आफाक हुसैन जुड़ चुके हैं। छिंदवाड़ा की तासीर अब क्या कह रही है आफाक? विवेक बंटी साहू पहले कमलनाथ जी के सामने, अब नकुलनाथ जी के सामने। कांग्रेस के पास कितनी बड़ी चुनौती है अपने गढ़ को, कमलनाथ जी के गढ़ को बचाए रखने की? जी आफाक, आप ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हमारे दर्शक सुन सकें। हाँ जी बिल्कुल विवेक, देखिए आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी आफाक, आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरे तक आवाज आ रही है आपकी? हाँ बोलिए। बिल्कुल, जिस तरह का छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा जो है वो एक तरह से सियासी मायनों में काफी जो है वो अपने आप में काफी खबरें बटोरता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा है और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ भी जो हैं वो छिंदवाड़ा में लगातार पिछले 6 साल से सक्रिय राजनीति में है। और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने सांसद नकुलनाथ पर भरोसा जताया और बीते दिन जो 43 कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी उसमें नकुलनाथ का नाम
जो है वो पहली ही सूची में, मतलब दूसरी सूची में जो है वो मध्य प्रदेश के 10 नामों में आ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के आज बचे हुए 5 नामों की सूची आती है और विवेक बंटी साहू को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रत्याशी बनाकर छिंदवाड़ा में भेजती है। देखिए 2 बार, बड़ी दिलचस्प ये बात है कि एक तरफ जहां 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उपचुनाव में विवेक बंटी साहू ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव वो हार गए थे 25,000 मतों से। 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी विवेक बंटी साहू कमलनाथ के खिलाफ थे, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर लड़ रहे थे और 35,000 मतों से हारे। तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक विवेक बंटी साहू पर भरोसा जताते हुए सांसद नकुलनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया है और विवेक बंटी साहू ही अब जो है वो छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे और चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए समीकरण काफी अलग हैं। समीकरण इसलिए अलग है कि एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का छिंदवाड़ा गढ़ है, 44 साल के रिश्तों की दुहाई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ लगातार देते आते हैं। किसी की टिकट फाइनल हो ना हो, लेकिन नकुलनाथ की टिकट एक तरह से फाइनल ही मानी जा रही थी कांग्रेस से। अब वहीं जब बंटी साहू आ जाते हैं तो चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए भारी भरकम इस बार रहने वाली है विवेक, क्योंकि एक तरफ जहां मोदी फैक्टर को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो छिंदवाड़ा में जो तिलिस्म है कांग्रेस का या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का, उस पर कितना असर पड़ता है ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन वहीं तीसरी बार जो विवेक बंटी साहू चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 2 बार लगातार वो हार चुके हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो, और पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, तो चुनाव 2 बार लड़ने का उनको अनुभव अच्छी तरह है। तो एक चुनौती भी वो कहीं ना कहीं देते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का चेहरा तो है ही, वहीं सांसद नकुलनाथ के पिछले 5 साल हैं जो वो जनता के बीच आते जाते रहे, तो बड़ी दिलचस्प ये टक्कर रहेगी। और वैसे भी विवेक देखिए, जब भी राजनीति की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो छिंदवाड़ा जो है वो बहुत अहम बात आपने कही है, लेकिन क्या यहाँ का नतीजा होगा ये बहुत देखने लायक होगा, लड़ाई भी बहुत देखने लायक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा आफाक आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब चलिए मालवा नगरी उज्जैन, जहां से अनिल फिरोजिया को एक बार फिर से बीजेपी ने टिकट दिया। प्रेम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, अनिल फिरोजिया एक बार फिर से बीजेपी की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ेंगे, मौजूदा सांसद भी हैं। बड़ा फैक्टर क्या कुछ रहा अनिल फिरोजिया के टिकट रिपीट होने का? जी हाँ, निश्चित तौर पर जो उज्जैन की लोकसभा सीट है यह प्रदेश की चर्चित सीटों में मानी जाती है, क्योंकि उज्जैन धर्मनगरी भी है। इससे बड़ी खास बात यह है कि मुख्यमंत्री का गृह नगर है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सबकी नजरें थी। पहली सूची जब जारी हुई उसमें सिटिंग सांसद अनिल फिरोजिया का नाम नहीं था, तो यह कयास लगाए जा रहे थे कि अनिल फिरोजिया का टिकट कट सकता है। अनिल फिरोजिया के समर्थक मायूस थे। ऐसे में जब दूसरी सूची जारी हुई और अनिल फिरोजिया का जब नाम आया, तो वहीं उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। अब हम बात करें उज्जैन के राजनीतिक परिदृश्य पर, तो जरूर अनिल फिरोजिया के घर पर आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बट रही है, कार्यकर्ता खुश हैं। चूंकि 2018 में विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो 8 इस लोकसभा सीट, क्योंकि अनुसूचित जाति की यह लोकसभा सीट है, एससी वर्ग से आती है, यहाँ पर कुल 8 विधानसभा है, जिसमें 2018 में 8 में से करीब 5 विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा था, महज 3 पर ही भाजपा थी। अब चूंकि वर्तमान में 2023 में विधानसभा चुनाव में काफी उलट हुआ है, इन 8 विधानसभाओं में से मात्र 2 विधानसभाओं पर ही कांग्रेस का कब्जा है, 6 पर भारतीय जनता पार्टी है। पिछले लोकसभा चुनाव में अनिल फिरोजिया 3,50,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की थी। ऐसे में अब कार्यकर्ताओं का उत्साह है, उनका कहना है कि 5 लाख से अधिक मतों से यहाँ पर अनिल फिरोजिया जीत हासिल करेंगे, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के विधायक है, मुख्यमंत्री है। उन्होंने पिछले 5 साल तक अनिल फिरोजिया और मोहन यादव ने साथ में काम किया था। कई विकास कार्य, कई योजनाएं जो केंद्र सरकार की थी, उन्हें अमली जामा पहनाया गया। इसलिए यह जो जोड़ी है, यह जो जुगलबंदी है, यह उज्जैन के विकास को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएगी। यही यहाँ के कार्यकर्ता जो जानकार है, जो राजनीति के विश्लेषक है, वे खुद मानते हैं कि यहाँ पर अब जो विकास है उसकी गति और अधिक होगी, क्योंकि अनिल फिरोजिया का अनुभव, केंद्र के नेताओं का, तो उनके द्वारा योजनाओं को यहाँ पर लेके आना, केंद्र के नेताओं का वे करीबी रहना,
यह उज्जैन के लिए काफी लाभदायक रहेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री का खुद उज्जैन गृह नगर है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अनिल फिरोजिया का जो टिकट रिपीट हुआ है, इससे उज्जैन को निश्चित तौर पर विकास के पंख लगेंगे। वहीं हम, जैसा कि आपने सवाल किया कि पहली सूची में नाम नहीं आ पाया, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कई दावेदार थे, अलग अलग नेताओं के समर्थक माने जा रहे थे। प्रभुलाल जाटवा का भी नाम चला था, जो कि बेरवा समाज से आते हैं। अन्य नाम भी चले थे, शोभाराम मालवी, जो कि यह जो संसदीय क्षेत्र है बलाई बाहुल्य है, जातिगत हम बात करें तो उनका भी नाम चला था। ऐसे में अनिल फिरोजिया का रिपीट हो पाना यह एक महत्वपूर्ण बात है, चूंकि अनिल फिरोजिया को नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान का काफी करीबी माना जाता है। ओवरऑल जो प्रेम आपने पूरी बात बताई है, कहीं ना कहीं यही रणनीति है बीजेपी की। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा प्रेम, तमाम दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। अब बालाघाट का रुख करते हैं, यहाँ से हमारे साथ शौकत जुड़ चुके हैं। शौकत, क्या कुछ आपको नजर आया बालाघाट से? क्या चौंकाया है या चौंकाने की ही आदत है बालाघाट से बीजेपी की? हर बार सीट चेंज करती है। डाल सिंह बिसेन थे, उनकी टिकट अब काटी गई है, एक नया प्रत्याशी। जी जी शौकत, आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ शौकत, आप ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है जी। हाँ हाँ, तो आप देखिए विवेक, देखेंगे कि हमारा बालाघाट लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है और 6 चुनाव से अपन 1919 तक 1998 के बाद 2019 तक का जो 6 चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो पार्टी ने हमेशा अपना प्रत्याशी बदली है। और इस प्रत्याशी बदलने में एक बात ये सामने आई कि बीजेपी इन 6 चुनाव में लगातार जीत हासिल की है। इस बार पहली बार पार्टी ने महिला प्रत्याशी दिया है, को उन्हें प्रत्याशी बनाया है और कह सकते हैं पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है बालाघाट के लिए। अच्छा शौकत, ये जो भारती पार्थी जी हैं, पार्षद हैं, इनको एकदम से मतलब सांसद का टिकट देना क्या चौंकाने वाला फैसला? बिल्कुल चौंकाने वाला भी फैसला कह सकते हैं, लेकिन इनके परिवार एक राजनीतिक वजूद के साथ में सामने है। इनके जो दादा ससुर है वो सांसद रहे, पूर्व सांसद भोलाराम पारदी जी सांसद रहे हैं। उसके अलावा ये जिला पंचायत की सदस्य रही है, पहले संगठन में भी लगातार कई जिम्मेवार पद पे काम किया, इनने महामंत्री रही है, महिला मोर्चा में रही है, तो लगातार ऐसा संघ से भी जुड़ी हुई है। राजनीतिक इनका परिवार का बैकग्राउंड है पूरा, और लगातार संगठन में भी काम करती रही है। पार्टी में महिला, जब जिस तरह से यहाँ पर महिला नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, तो इनका नाम सर्वोपरि था कि भारतीय पार्टी को टिकट मिल सकती है। हालांकि कई दावेदार थे, यहाँ पर दर्जन लोगों की संख्या आई थी दावेदार। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार खुद यहाँ पर दावेदारी कर रहे थे, वर्तमान सांसद डॉक्टर ढालसी विशेष दावेदार थे। लेकिन पार्टी ने यहाँ पर जो पिछले ट्रेंड जो चल रहा है एक तरह से अपने सांसदों को ड्रॉप करने का, वो ट्रेंड इस बार भी जारी रखा और एक नया प्रयोग किया, महिला प्रत्याशी। पहली बार बालाघाट को महिला प्रत्याशी दिया। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा शौकत, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम सीटों का हमने एनालिसिस किया, जो वर्तमान प्रत्याशी हैं ये कितनी दमखम के साथ मैदान में उतारे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। हालांकि देखना अहम होगा 29 सीटों पर ये दोनों ही पार्टी किस तरह से अब जनता के बीच में जाएंगी, क्योंकि कभी भी देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।